हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज मैं लेके आया हूँ वीडियो एंजाइम के बारे में। तो आज हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रोटीन ही है और इन्हें बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। ओके, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, और इन्हें बायोकैटालिस्ट कहते हैं। बायोकैटालिस्ट कहने के पीछे कारण ये है कि ये बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो कि बॉडी में होते हैं और टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज वेरी स्लाइटली बेसिक, दैट इज 7.4। ठीक है, चलिए देखिए, विच पैरामीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, दोनों डिसाइड करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। याद रखिए, वापस बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाई है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों फास्ट होगा। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी? ऐसा बोला जाता है कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो मान लीजिए ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यहां से यहां तक। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो अगर आपने कैटालिस्ट लिया तो रास्ता ये वाला फॉलो हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। जी हाँ, यहाँ पीक तक ले सकते हैं आप। एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या लगेगी? कम। तो एक्चुअल में कैटालिस्ट करता क्या है? रिएक्शन का रास्ता चेंज कर देता है। रिएक्शन का रास्ता चेंज कर देता है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। और पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम लग रही है। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इट चेंजेस द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। These are brought about at a physiological pH of 7.4 and the body temperature 37 degree Celsius। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। With the help of biological catalyst called enzyme। तो एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंसुलिन, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ओके, हमारे बॉडी में जो सिक्रेट करती है और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मतलब ब्लड में कितना ग्लूकोज है। आया समझ में? अमाइलोज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा हाइड्रोलाइजेज स्टार्च। मतलब हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज। ध्यान रखना, अमाइलोज नहीं, अमाइलेज। ठीक है, जो कि क्या करता है? तोड़ देता है किसको? स्टार्च को, हाइड्रोलाइज कर देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये भी हम जान चुके हैं। एवरी लिविंग सेल कंटेन एटलीस्ट 1000 डिफरेंट एंजाइम। हर एक लिविंग सेल में अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंट एंजाइम होता है? 1000 एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ एंजाइम कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन और वन ग्रुप ऑफ सिमिलर रिएक्शन। मतलब आप कह सकते हो कि एक जो एंजाइम होता है वो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। और अगर अंदर की आपको मैं बात बताऊं तो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शन में। मतलब जैसे कि ए से कोई एंजाइम बी बना देता है और कोई एंजाइम बी से सी बना देता है। मान लीजिए ये एक एंजाइम था E1 और ये एंजाइम था E2, तो आप E2 को B2C के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और E1 को A2B के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप B2C कन्वर्जन के लिए अगर E1 को यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। वी हैव लर्नड that a mineral acid can catalyze hydrolysis of many type of compound such as ester, acetal and amide। मतलब मिनरल एसिड मतलब जैसे H2SO4 HCl। एस्टर का फॉर्मूला हमें पता है RC डबल बॉन्ड OR-। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? H+ वाटर की मीडियम में, तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही एसिटल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिल जाता है और अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अमाइड का हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, लेकिन ये सब किसके प्रेजेंस में? मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में। इन कॉन्ट्रास्ट एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड विल नॉट वर्क ऑन एस्टर और एसिटल। मतलब जो अमाइड के हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो एस्टर में और एसिटल में काम नहीं करेगा।
मतलब आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स एक स्पेसिफिक चाबी होती है जो एक पर्टिकुलर ताले को ही यूज़ होती है। आप एक चाबी को अलग अलग तालों में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक उसी तरह एक एंजाइम से अलग अलग रिएक्शन आप नहीं करवा सकते। तो ये देखिए, ये सबस्ट्रेट है। सर सबस्ट्रेट मतलब क्या? जिसे हमें चेंज करना है बॉडी में, जिसे चेंज होना पड़ता है, और ये पूरा एंजाइम है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे बहुत सारे, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे? सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए एंजाइम, एक्टिव साइट। अब ये देखिए दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब दोनों अटैच हो गए। कौन? सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट भी मान सकते हैं, और एंजाइम। तो अब देखिए ये प्रोडक्ट बन के सबस्ट्रेट निकल गया। सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। और एंजाइम फिर मिल गया उसकी फ्री वैलेंसीज के साथ, मतलब ये फिर आगे रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। तो ये एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म हो गया। एक्शन ऑफ एन एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉक एंड की मॉडल। तो जैसे कि एंजाइम जो होता है वो एक लॉक की तरह है और सबस्ट्रेट एक की तरह है। अकॉर्डिंगली द एंजाइम हैज एक्टिव साइट ऑन इट्स सरफेस। वो एक्टिव साइट मैं आपको बता देता हूँ, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन अटैच टू दिस एक्टिव साइट ओनली इफ इट हैज़ द राइट साइज एंड शेप। मतलब अगर उसका साइज एंड शेप परफेक्ट है, जो कि फिट हो सकता है एंजाइम में, तभी वो उस पर अटैच होगा। मतलब आपको मैं बताऊं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है सबस्ट्रेट में जो कि इंटरैक्ट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम, तभी ये रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। वंस इन द एक्टिव साइट द सबस्ट्रेट इज हेल्ड इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे ही सबस्ट्रेट प्रॉपर तरीके से एंजाइम में फिट हो जाता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोडक्ट लीव द एक्टिव साइट एंड द एंजाइम इज देन रेडी टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट अगेन। मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम का सरफेस फिर फ्री हो जाता है आगे की एक्टिविटी के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज अ वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये जो सबस्ट्रेट था, जब ये एंजाइम के सरफेस पे आया था, मान लीजिए ये एंजाइम है ऐसे, और इस पे कौन आ गया था? ये सबस्ट्रेट है। तो इनके बीच में ये जो अटैचमेंट हुआ था, इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो काफ़ी ज़्यादा लो लगती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एक एंजाइम एट अ टाइम 10,000 रिएक्शन करा देता है 1 सेकेंड में। आप सोच सकते हो कितना फास्ट। दैट इज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट। सम एंजाइम्स आर सो एफिशिएंट दैट वन एंजाइम मॉलिक्यूल कैन कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ 10,000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10,000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेवरल एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भी एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है, क्योंकि बेसिकली एंजाइम है क्या? एक प्रोटीन का एक फॉर्म है, और प्रोटीन में हम जानते हैं अमाइनो एसिड के अलग अलग लिंकेज लेके ये बनते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया से भी कुछ निकाला गया है। प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ मेनी ऑफ देम हैव बीन डिटरमाइंड। मतलब हमने निकाला उस एंजाइम को, और उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड का किस तरह से लिंकेज है वो भी हमने पता कर लिया है। इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में स्पेसिफिक रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय यूज ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनसे काफ़ी स्पेसिफिक रिएक्शन कराते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन वही एंजाइम कर सकता है। एंड ऑल्सो बाई यूज ऑफ न्यू एंजाइम मेड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली होता क्या है? जो नेचुरली हमें मिला है एंजाइम, हम उसका अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर उसे आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस आर conversion of glucose to sweet testing fructose using ग्लूकोज आइसोमरेज। मतलब आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? बहुत ही मीठे फ्रक्टोज में। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स यूजिंग पेनिसिलिन जी असाइलेज। नए एंटीबायोटिक को बनाया जाता है एक पुराने एंटीबायोटिक को लेके, दैट इज पेनिसिलिन। और वो क्या है? बेसिकली एक एंजाइम ही है। मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट, धोने के लिए जो यूज़ होता है, उसमें किसका यूज़ करते हैं? बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रोटीएज का, ये भी एक एंजाइम है। मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर यूज्ड इन कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं ना, ऐसे गोरे गोरे दिखते, चेहरे सा, गले सा लाल लाल दिखते, वो सब दिखता नहीं, वो सब कॉस्मेटिक का कमाल होता है। और उसके लिए भी हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड
एंजाइम चाहिए, मतलब जो लैब में सिंथेसाइज है अच्छे से, जो वो हमारी डिमांड को फुलफिल कर सके। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? जी हाँ, आपने बचपन में अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आप अपने मम्मी पापा जैसा दिखते हैं, वो फलाने जैसा दिखता है, वो अपने मम्मी जैसा दिखता है, वो अपने पापा जैसा दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकल कैरेक्टर पापा मम्मी से बेटे बेटी में ट्रांसफ़र होता है। और उसे ट्रांसफ़र करने वाला कौन सी चीज़ है? जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, यही सब रिस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में? और ये क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द सिंगल टर्म यूज दैट आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन? व्हाट डिसाइड वेदर यू आर ब्लू आइड और ब्राउन आइड? ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली जो जीन आपके मम्मी पापा से आप में ट्रांसफर हुआ, ऐसा है। व्हाई डज व्हीट ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस व्हीट प्लांट एंड नॉट राइस प्लांट? वापस जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लिक एसिड, विच एसिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर ऑफ लिविंग सेल? कौन सा न्यूक्लियर में कौन सा होता है? जी हाँ, डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है और आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग सेल इज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेप्लिकास थ्रू थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस। मतलब एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है लिविंग सेल की कि वो अपने जैसे ही और को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ, ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जनरेशन से नेक्स्ट वाली जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, और ये इंफॉर्मेशन को बिना चेंज हुए पास किया जाता है। Such information is called genetic information and its a transfer to new cell is accomplished by nucleic acid। अब जरा देखिए ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस जो हमारी बॉडी में होता है। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ बॉडी, मतलब अगर ऐसा बोला जाता है आपका प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छा है तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होगा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है, किससे? पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। डीएनए गवर्न्स दिस प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है इसको कौन गवर्न करता है? जी हाँ, डीएनए करता है। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई है स्कूल की, किस क्लासरूम में क्या चल रहा है, कौन से स्टैंडर्ड में सिलेबस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ये सबकी सबसे जो गवर्न करने की सबसे बड़ी अथॉरिटी वो स्कूल में कौन है? जी हाँ, प्रिंसिपल। ठीक उसी तरह प्रोटीन के सिंथेसिस को कौन गवर्न करता है? डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिलता है और क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए। मतलब डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मिलता है। ईच क्रोमोसोम हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, मतलब हर एक क्रोमोसोम अगर आप लेंगे तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए होगा। एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी जीन्स। जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे पूरा अगर मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, ऐसे ये पूरा डीएनए है। ओके, ऐसे तो इसका ये जो पार्ट है, कोई भी पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि एक डीएनए में ऐसे ढेर सारे जीन होंगे। आया? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल प्रोटीन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डीएनए स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब पापा से बच्चों को क्या ट्रांसफर होगा या फिर मम्मी से बच्चों को क्या ट्रांसफर होगा, ये डीएनए डिसाइड करता है। जहाँ की और आरएनए क्या करता है सर? आरएनए ट्रांसलेट दिस इनटू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नीडेड बाय सेल फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब आरएनए जो है ये पूरे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये देखिए सेल दिखा है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए का ये पार्ट जो है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन। बायो में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे इसको। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए राइबोज एक शुगर है। ओके, 5 मेंबर रिंग का ये एक शुगर होता है जिसमें सेकेंड पोजीशन से अगर आप ऑक्सीजन निकाल दो कार्बन के सेकेंड पोजीशन से तो वो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। आज समझ में, आगे हम देखने वाले हैं। आरएनए आर फाउंड मेनली इन द फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल। सर फ्लूइड क्या होता है लिविंग सेल का? ओए साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में आरएनए मिलता है। वाइल डीएनए आर फाउंड प्राइमरली इन द न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसे काम करता है, अगर आपको उसे डिटेल में जानना है तो आपको स्ट्रक्चर भी जानना ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियोटाइड।
ओके, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड आर अनब्रांच पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ओके, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है ये बार बार ऐसे कंबाइन होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है ना, ठीक उसी तरह एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे पूरा कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। इन अदर वर्ड्स, न्यूक्लिक एसिड हैव अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन सेवरल मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हाइल आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन अ फ्यू थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। मतलब अगर आप देखो तो नंबर वाइज जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आरएनए में वो बहुत कम है। ये देखिए, ये हमारा राइबोज शुगर है। ओके, ये सेकेंड पोजीशन पे देखिए ओ है और यहाँ पे नहीं है, तो ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज आपको याद रखना है। डीएनए ये डी राइबोज ये किस में प्रेजेंट है? आरएनए में। आर स्टैंड्स फॉर राइबोज, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड्स फॉर एसिड। आया समझ में? जी हाँ, ये फ्यूरैन रिंग की तरह है। आगे देखिए, अब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ से ओ गायब हो गया, ठीक है। और ये क्या है? शुगर कंटेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। द न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। पहले तो एक मोनोसेकेराइड होता है जो कि शुगर है, राइबोज शुगर। आया समझ में? सर न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोज या डीऑक्सी राइबोज? वो तो डिपेंड करता है तुम लोग क्या बना रहे हो, आगे देखते हैं, उसका पूरा डिटेलिंग है। और एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या हो सकता है? ये प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन ओरिजिन से हो सकते हैं। फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO4 3- का ये लिंकेज होता है। न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए कंटेन 5 मेंबर्ड रिंग मोनोसेकेराइड। ओके, 5 मेंबर्ड रिंग जिसे मैंने आपको बताया था फ्यूरेनोज। और वो कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर। ओके, तो आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। often called simply sugar component. In RNA, the sugar component of nucleotide is D-ribose. ओके, ये D क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्फ़िगरेशन, कि जो OH होगा वो कहाँ पे होगा? लोअर मोस्ट कायरल सेंटर पे, राइट साइड। याद करो, पिछले एपिसोड में ये सब कुछ बताया है। वाइल इन डीएनए इट इज 2-deoxyribose, ठीक है, फिगर ऊपर देख चुके हैं। टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में टोटल कितने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं? 5। और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीज। ओके, तो प्यूरिन्स में आते हैं 2, एडेनाइन और गुआनाइन। ये देख सकते हैं आप इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब अदर देन कार्बन नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन। और ये पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन क्या है? साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन। इसका मैं आपको एक सीक्वेंस भी बता देता हूँ। तो पहले प्यूरिन्स, क्योंकि प्यूरिन्स छोटा है, ओके, और फिर आता है पिरिमिडीन्स। ऐसे आप याद रखना। और नाम कैसे याद रखोगे कि किस में क्या आता है? तो ऐसे याद रखना, AGCT ना मारो। क्या याद रखोगे? AGCT ना मारो। A स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, G स्टैंड्स फॉर गुआनाइन और C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन और T स्टैंड्स फॉर थायामीन। और याद रखना, याद रखने ना, थायामीन के बदले यूरासिल आएगा। किस में आएगा? बोलो जल्दी। थायामीन के बदले किस में आता है? यूरासिल। फटाफट बोलने का तुम लोग, टाइम बहुत ले रहे हो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा फट से आंसर आ जाना चाहिए। हाँ सर, मैंने देख लिया आपने ऊपर किया, तभी आरएनए में होना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा, डीएनए में थायामीन होता है और आरएनए में उसकी जगह पे यूरासिल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो 3 चीज से बना होगा, एक शुगर होगा जो मोनोसेकेराइड राइबोज, फिर दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस, और फिर तीसरा क्या होगा उसमें? फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, उसमें आरएनए के केस में क्या हो जाएगा? यूरासिल। और डीएनए में क्या होता है? थायामीन, ठीक है। चलो देख लो, ये देखो यहाँ पे दिया भी है AGCU और AGCT। ओके, ऐसे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो विथ 2 रिंग्स, एडेनाइन एंड गुआनाइन। तो जो 2 रिंग होती है वो कौन सी है? एक एडेनाइन की और एक गुआनाइन की। आर डिराइव फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड प्यूरिन्स।
ईच बेस इज डेजिग्नेटेड बाय वन लेटर सिंबल। इनका सिर्फ पहला ही अल्फ़ाबेट आपको यूज करना है कैपिटल। यूरासिल यू अकर ओनली इन आरएनए। देखो यूरासिल सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, आरएनए, और थायमिन सिर्फ किस में मिलता है, डीएनए में। अ न्यूक्लियोसाइड इज फाउंड बाय जॉइनिंग द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द फ्यूरेनोज विद नाइट्रोजिनस बेस। तर ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, हमें तो ये भी नहीं पता, हम भूल गए। तो ये देखो ये C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। आया समझ में। वाइल नंबरिंग द एटम्स इन अ न्यूक्लियोसाइड प्राइम आर यूज। ये देखो ना ऐसे ऊपर की तरफ, इसे प्राइम कहते हैं। आर यूज फॉर फ्यूरेनोज नंबरिंग टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एटम ऑफ द बेस। एटम ऑफ द बेस, तो जो आपका एनोमेरिक कार्बन है उसके लिए आप क्या यूज कर दोगे, प्राइम, ताकि वो अलग रहे किसके नंबर के कंपेयर में, नाइट्रोजिनस बेस में। नाइट्रोजिनस बेस में भी नंबरिंग होती है। आया समझ में। आगे देखिए, विथ पिरिमिडीन बेसिस द नाइट्रोजन एटम एट द फर्स्ट पोजीशन बॉन्ड विथ वन प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर। ओके, विथ प्यूरीन बेसिस द नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइन्थ पोजीशन बॉन्ड विथ वन प्राइम कार्बन ऑफ शुगर। तो देखिए अब कैसे कंबाइन होता है। अगर वो पिरिमिडीन वाला नाइट्रोजिनस बेस है तो उसका फर्स्ट पोजीशन एनोमेरिक कार्बन से कंबाइन होगा, और अगर वो प्यूरीन बेसिस वाला है तो उसका नाइन्थ पोजीशन अपने एनोमेरिक कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। एनोमेरिक कार्बन किसका, शुगर का। तो अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप टू 5' ओके, जरा इनका एक बार स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो यहां पे देखिए ये पिरिमिडीन है, और पिरिमिडीन में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पोजीशन। तो ये 1 है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5, ऐसे 6। तो 1 प्राइम के साथ 1 ज्वाइन होगा। और एडेनाइन है, तो ये कौन सा है, ये प्यूरीन है, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, 9th पोजीशन। ओके 9, तो ये 8 हो गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ गया समझ में कैसे किया, बोलो। उल्टा चले गए, आपको एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था। ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 और ये 9 आ जाएगा। ऐसा करेंगे, बोलो जल्दी कौन सा वे प्रॉपर था। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th कैसा आएगा। हाँ, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, छोटे वाले रिंग को या फिर बड़े वाले रिंग को। ये जो कंपाउंड है इसमें आपको नंबरिंग कहाँ से करना है ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है, कि स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करोगे कि बड़े रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। सर दिख ही नहीं रहा, आपने सब लिख दिया है। ओके चलो क्लीन कर देता हूँ, अब बताना नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये पिरिमिडीन के केस का था और ये प्यूरीन के केस में। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये C5 का तो पोजीशन आपको दिखाया नहीं मैंने, तो C5 का पोजीशन ये होता है, ये देखिए यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। कब, जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में C5 का ये OH हट के यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया C5 पोजीशन पे, ये देखिए। और ये 9 पे अटैचमेंट है क्योंकि ये प्यूरीन है और ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दस न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, ऐसे आप कह सकते हो। नेम ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड आर AMP, ओके, DAMP, UMP, DTMP। अब इसमें देखिए A क्या होता है, एडेनाइन। ओके, मतलब जो नाइट्रोजिनस बेस है ना उसके बेसिस के ऊपर होता है, और MP जो होता है वो सेकेंड पार्ट है। हियर द फर्स्ट कैपिटल लेटर इज डिराइव फ्रॉम करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब कौन सा नाइट्रोजिनस बेस। अगर ए है कैपिटल तो एडेनाइन, और कैपिटल यू है इसका मतलब क्या, यूरासिल, ऐसा है। और उसके आगे ये एमपी जो है किसके लिए स्टैंड होता है, मोनोफॉस्फेट के लिए। मोनोफॉस्फेट मतलब सिंगल फॉस्फेट लिंकेज है। अब आगे देखिए, स्मॉल लेटर डी इन द बिगिनिंग इंडिकेट्स डीऑक्सीराइबोज इन द न्यूक्लिक एसिड। ये जो स्मॉल लेटर डी लिखा था ना, ये डीऑक्सीराइबोज बताता है। ये स्मॉल डी,
आया समझ में? बाकी में नहीं है तो वो कौन से होंगे? राइबोज वाले। चलिए देखिए आगे, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग शुगर एंड बेसिस। तो सबसे पहले कौन सा? डी राइबोज एंड गुआनाइन एंड D2 डीऑक्सीराइबोज एंड थायामीन। सिंपल, आपको करना क्या है, ये देखिए, ये गुआनाइन जो है ये प्यूरिन्स का है, तो आपको कौन से पोजीशन से अटैच करोगे? 9 से। और थायामीन किसका है? पिरिमिडीन का। ओके, तो पिरिमिडीन का है तो इसको कहाँ से अटैच करोगे? फर्स्ट पोजीशन से। और किससे दोनों को अटैच करोगे? एनोमेरिक कार्बन से। और देखिए दोनों में, पहले वाले में राइबोज शुगर है और सेकंड वाले में डीऑक्सीराइबोज है, तो याद रखना सेकंड पोजीशन से यहाँ से पे ऑक्सीजन निकाल देना और पहले वाले में ऑक्सीजन रखना, बाकी सब स्ट्रक्चर इसके जैसा ही होगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसा ही कुछ, सिर्फ आपका बेस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो अब आगे इसके जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब वही डीएनए और आरएनए। तो मैं चाहता हूँ इसे हम स्टार्ट करें अगले एपिसोड से। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।